हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की चर्चित लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी जरबा। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। समय। लोग अलग अलग तरह से समय की व्याख्या करते हैं, लेकिन समय को व्याख्या में समाहित नहीं किया जा सकता। समय नहीं बीतता है, उम्र बीतती है। उम्र बीतने पर हम समय की परिधि से बाहर हो जाते हैं। समय नहीं बदलता है, मनुष्य का आचार व्यवहार बदलता है। समय न विपरीत होता है न बलवान, इसलिए किसी की नियति नहीं बनाता, अपनी गति तय करता है। ललाट की लकीरों को मनुष्य का विवेक बनाता बिगाड़ता है। लकीरें राज करने वालों को प्यादा बना देती हैं, इसीलिए उन्नत खड़े जरबा अर्थात कटीली झाड़ी के नुकीले कांटे किसी दिन टूटकर बिखर जाते हैं, या चुभने वाला पैनापन खो देते हैं, या सख्ती खोकर खोखले और लचीले हो जाते हैं। ये डरावना दौर है। दर्शन ने नहीं सोचा था कि कोई घातक वायरस हवा में पजा जाएगा, जिसे कोविड-19 जैसा सुशोभित नाम मिलेगा। इस छोटे नगर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के काउंटर पर बैठकर बिल बनाते हुए जो वेतन हस्तगत हो रहा था, उससे गृहस्थी सुख में न सही लेकिन चल रही थी। लॉकडाउन ने उसकी मासिक आय गृहस्थी की गणना शहर की शान को ग्रहण लगा रखा है। मुख्य बाजार का ये शॉपिंग मॉल बंद है। घर में दर्शन नज़रबंद है। 9 वर्षीय जुड़वा पुत्रों वरुण और गरुण के खत्म न होने वाले प्रश्न, पत्नी सितारा की रसोई में चुकती जा रही खाद्य सामग्री, मकान मालिक राधा रमण की मकान खाली करने की दैनिक चेतावनी ने दर्शन को संकीर्ण खंदक में उतार दिया है। उसे कहीं से आने वाली ऐसी राहत की ज़रूरत है जो उसकी नसों में बढ़ते जा रहे दबाव को क्षीण करे। सरकार कह रही है इस दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए, किराएदारों से किराया न लिया जाए, पर किसी पर असर नहीं हो रहा है। दर्शन वेतन न मिलने का शोक मनाए या 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली करने की चेतावनी का। राधा रमण उसे देखते ही जद में ले लेता है। कुछ व्यवस्था करो बंदे। दर्शन राधा रमण की कर्ण कटु बुलंद आवाज़ सुनकर सोचता है, इसमें न राधा जैसा कुछ है न रमण जैसा। ये कौन भ्रमित माता पिता थे जिन्होंने ये नाम रख दिया। राधा रमण की वाणी एक बिंदु पर अटक कर रह गई है। दर्शन में बीमारी नहीं चाहता, पता नहीं कब किससे संक्रमण फैल जाए। पुष्पक अर्थात दूसरा किराएदार एक बार कहने पर गांव चला गया, तुम इस सप्ताह बंदोबस्त कर लो। निकटवर्ती गांव के लिए कूच कर गया पुष्पक जैसे उसकी पत्नी सितारा को सूत्र दे गया। रोज रिमाइंडर देती है। ओखला अर्थात गृहग्राम, चलो हम में से किसी एक को कोरोना हुआ तो चारों को हो जाएगा। 2.5 कमरे के घर में तड़प तड़प कर मरेंगे। हमारे पास न पौष्टिक खाने के लिए पैसे हैं न इलाज के लिए हैं। दर्शन इस तरह मुद्रा बना लेता है जैसे सितारा कठिन पहेली बूझने को कह रही है। 10 एकड़ खेत में 2.5 एकड़ मेरे हैं, पर दोनों बड़े भाई ऐसा शासन जमाए हैं कि 1 बोरी अनाज नहीं देते। कहते हैं अन्न उसका होता है जो खेत में हाड़ हड्डी गलाता है। ओखला में 1 जून खाना न मिलेगा। यहाँ भूखे मरना है, वहाँ मर लेंगे, बात तो करो। दर्शन ने मोबाइल पर बहुत नरम स्वर में मजले भाई को विपदा बताई। उसका नरम स्वर सुन के भाई निर्मम हो गया। ओखला आने वालों को 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जा रहा है। हमारा इतना बड़ा घर नहीं है जो तुम 4 प्राणियों को आइसोलेट कर 2 जून थाली पकड़ाएंगे। ओखला में रोज़ संक्रमित मिल रहे हैं, जहाँ हो वहीं रहो। मोबाइल बंद कर दर्शन चारपाई पर सिकुड़ कर बैठ गया। एकाएक लगा छाती में संकुचन हो रहा है। फेफड़ों को स्वच्छ हवा चाहिए। हवा सड़क में खुलने वाले प्रवेश द्वार से आधी अधूरी ही सही पर आती है, लेकिन संक्रमण के भय से द्वार 8 प्रहर बंद रखा जाता है। सितारा ने उसकी नाउम्मीदी को समझ लिया। क्या हुआ? भाई का कलेजा बहुत कड़ा है, ओखला में गुजरना होगी। कक्का और भौजी इसी शहर में रहते हैं, यदि कुछ दिन को शरण मिल जाए। मैं भौजी की चाकरी बजा लूँगी, यहाँ तो बच्चों को 2 बूंद दूध नहीं मिल रहा है। भौजी की नकल उतारने में अग्रणी रही दर्शन की बड़ी ताई आंगन में जमी मजलिस में बताती थीं। गढ़ी वाली अर्थात भौजी
कि महिमा अपरंपार है। देवर भौजी कहत रहे तो हमारे लड़कन बच्चन से कहें हमको भौजी कहो, काकी नहीं सुहाता। बन गई कक्का और भौजी की जोड़ी। सितारा का सुझाव दर्शन को गौर करने लायक नहीं लगा। भौजी के जरबा जैसे स्वभाव को जानता है। ओखला में सबसे आकर्षक मकान भौजी का है। कुटुंब के बच्चों को वहाँ समय बिताना जादू की तरह लगता था। भौजी तर्जनी तान कर बच्चों को भगा देती। यहाँ झोंप ना लगाओ, हमको रेल पेल पसंद नहीं। दर्शन मंद स्वर में बोला, सितारा भौजी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 2 बूंद दूध नहीं 2 लात देंगी। सितारा के मुख की दीनता प्रगाढ़ हो गई। भगवान किसी को कितना अधिक देता है, किसी को कितना कम। कक्का नाप तौल विभाग से खूब कमाए। ओखला के पुश्तैनी घर के बगल की खाली ज़मीन में भारी मकान बनवाए। रिटायर होकर 1-2 साल वहाँ रहे, पर दिल नहीं लगा। यहाँ डुप्लेक्स खरीद लिए। कक्का ने पुश्तैनी घर में हिस्सा न ले उपकार किया है। मेरे बाबू 5 भाई थे। 4 भाइयों ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का हिस्सा बांट लिया। कक्का हिस्सा लेते तो 5वीं दिशा कहाँ से आती? पता नहीं किस तरह बंटवारा होता तो आंगन तुलना और बराबरी करने का मैदान बन जाता। भौजी सोचती हैं उनके अलावा किसी को मुकम्मल नहीं मिल सकता। बड़ी ताई ने इनका नाम जरबा ठीक ही रखा है, सबसे उलझ जाती हैं। वे संपन्न हैं, हम नहीं हैं। मुझे इसका दुख नहीं है। बुरा ये लगता है कि भौजी पूरे कुटुंब को कर्जदार बल्कि गुलाम मानती हैं। बड़ी ताई ठीक कहती थी, गढ़ी से आई भौजी गढ़ी की बिटिया बनी रही, काश्तकार परिवार की बहू की तरह कभी नहीं रही। दर्शन ने 2 दिन चिंता और चिंतन में बिताए। आवश्यकता कहती है भौजी से अनुनय करना चाहिए। आत्मा कहती है वहाँ हिकारत मिलेगी। काश्तकार विप्र परिवार। 5 भाइयों में कक्का तीसरे और दर्शन के बाबू चौथे नंबर के। सेवानिवृत्ति के बाद ओखला के मकान में रहते हुए कक्का को 1 साल हुआ था। बाबू सामान खरीदने के लिए ओखनला से 11 किलोमीटर दूर कस्बा गए थे। तीक्ष्ण धूप में बीच सड़क पर गिर गए। अस्पताल में भर्ती किए गए। शाम तक प्राण पिंजर छोड़ गए। स्थिति मर्मांतक थी। उम्मीद थी शव लेकर आई एम्बुलेंस का भुगतान अच्छी हैसियत वाले कक्का कर देंगे, जो कि छोटे चाचा ने किया। कुटुंब से दूरी बनाकर रहने वाली भौजी वल्गा को इस तरह खींचती और छोड़ती थीं कि कक्का संपूर्ण रूप से उनके झांसे में चले गए। यहाँ तक कि छोटे चाचा की ज़रूरत पर मौन रह भौजी के व्यवहार को पुष्ट करते रहे। छोटे चाचा ने आग्रह किया था, ध्यान चाचा का इकलौता बेटा, पढ़ाई में अच्छा है, अपने साथ शहर में रख कर पढ़ा दो, ये मनई बन जाए। भौजी ने कक्का को मौन रहने का संकेत कर स्पष्ट कहा, ध्यान ओखला के स्कूल में प्रतिवर्ष प्रथम आता है, शहर के स्कूल में प्रतिवर्ष फेल होगा। हमारे नवनिधि और नवलय, जो कि भौजी के बच्चे हैं, ध्यान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुटुंब में भौजी का पसंदीदा कोई न था, फिर भी चाचा को थोड़ी मान्यता देती थी। 50 एकड़ खतिहर भूमि में हुए हिस्सा बांट में मिले अपने भाग की जिम्मेदारी छोटे चाचा को देकर कहा, छोटे हम ओखला में नहीं रहते हैं, अधिया तेहरा का हिसाब हमको पसंद नहीं। तुम ठास में हमारे खेत ले लो। ठास में खेत उसे दिए जाते हैं जो प्रतिवर्ष निर्धारित राशि खेत के मालिक को देता है। हो भौजी। चाचा भौजी को ईमानदारी से रकम सौंपते रहे। भौजी के गृह निर्माण में हचक कर सुपरवाइजरी की, पर भौजी ने ध्यान को अपने साथ नहीं रखा। अब दर्शन के सम्मुख विकट स्थिति है। भौजी के घर शरण चाहिए। साहस नहीं हो रहा है। भौजी की सूरत याद आते ही जहन में बेर या बबूल की झाड़ी की आकृति बनने लगती है। दर्शन सुबह जल्दी उठ गया। दूध, सब्जी, दवाई जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए सुबह 10 बजे तक छूट दी गई है। 10 बजे तक भौजी के घर से लौट आएगा। काली चाय पी, मास्क धारण कर साइकिल पर चल दिया। भौजी का घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। चौराहे पर पुलिस की उपस्थिति के मद्देनज़र उसने चौराहे से अलग दूसरा रास्ता चुना। 200-400 रुपयों का चालान यदि होगा तो दे न सकेगा। सज़ा के तौर पर गूलर की तरह उछल कर चलने को कहा जाएगा। वो चल न सकेगा। पैर साइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं। विवेक पीछे लौटने का संकेत दे रहा है। उसने इस शहर में जब जॉब शुरू ही किया था, 2-4 महीने में सब परिवार कक्का के घर चला जाता था। उसे देखते ही भौजी के सुडौल मुख पर प्रश्न उगाते, क्यों आया है? क्या उधार मांगेगा? तब से डटा है, क्या खाना खा कर जाएगा?
भौजी के भाव इतने स्पष्ट होते थे कि कक्का समझ लेते थे, लेकिन प्रतिक्रिया विहीन होकर बैठे रहते। भौजी द्वारा तैयार की गई लक्ष्मण रेखा के भीतर रहते हुए ऐसे निष्प्रह होते गए कि उनका चेहरा ही नहीं, हृदय भी भावों से खाली होता चला गया। वे निरपेक्ष होते गए। भौजी सर्वे सर्वा बन बैठी। भौजी की भंगिमा को परख कर उसने यहाँ आना छोड़ दिया था। आज भी असमंजस में है, लेकिन देखता है साइकिल ने गंतव्य पर पहुँचा दिया है। आधुनिक आवासीय क्षेत्र के सुंदर इंतजाम को वो गर्दन घुमाकर देखने लगा। स्वच्छ सड़क, पार्क, वृक्ष, मकान, कतार में खड़ी कारें। भौजी की कार पता नहीं कौन सी है। कुटुंब में सबसे पहले कक्का कार वाले बने। बरसों बाद इंजीनियर ध्यान को दहेज में स्विफ्ट मिली। भौजी को लगा छोटे चाचा चाची उनसे मुकाबला कर बराबरी पर आना चाहते हैं, बल्कि चिढ़ा रहे हैं। भौजी ने इस तरह प्रतिक्रिया दी जैसे स्थितियों की बहुत बड़ी पारखी हैं। खुटहा वाली मतलब चाची को कार की हवस हो गई है। कहती थी ध्यान की शादी में कुछ मिले ना मिले पर कार चाहिए। प्रतिक्रिया को चाची के पास पहुंचना ही था। उमग कर मिठाई का थाल लिए भौजी के घर आई। भौजी बहना लाई हूँ। ध्यान पढ़ाई में खूब मेहनत किया, कंपनी उसे बहरीन भेज रही है। बहरीन बड़ा देश नहीं है, नवले जापान क्या गया, ओखला में नकल चल पड़ी। दर्शन भौजी के मकान के सामने साइकिल से उतर गया। 2 मंजिला भव्य निर्माण। यदि शरण मिलती है, गरुण और वरुण यहाँ स्वर्ग का नज़ारा देखेंगे। बाहरी लौह द्वार के बगल में कक्का के नाम पट्टिका लगी है, नंद किशोर पयासी। लौह द्वार खोलकर दर्शन परिसर में आ गया। मजबूत जाली से घिरे बरामदे के द्वार के पास लगी डोरबेल बजाई। बरामदे से लगे कला कक्ष में टीवी देख रहे कक्का बाहर आए। दर्शन तुम? जी। दर्शन उनके चरण स्पर्श करने के लिए उद्यत हुआ। कक्का ने हाथ लहरा कर बरस दिया। 2 गज दूरी। जी। दर्शन ने कक्का को सधी हुई नज़र से देखा। 75-80 का व्यक्ति हृष्ट पुष्ट नहीं लगता, पर कक्का अधिक कमज़ोर लग रहे हैं। आओ। दर्शन कक्का के साथ कला कक्ष में आ गया। कक्का ने टीवी बंद करते हुए कहा, पूरा दिन टीवी देखकर बिताना पड़ता है। मीडिया वाले निगेटिविटी बांट रहे हैं। पुलिस ने रोका तो नहीं? नहीं। बैठो। दर्शन दूरी बनाकर बैठ गया। बड़ी ताई बताती थी 5 भाइयों में कक्का सबसे स्वरूपमान और पढ़ाई में अव्वल रहे। बड़े और मझले थोड़ा बहुत पढ़कर गुरुजी बने, अर्थात प्राथमिक शाला के शिक्षक बने। बाबू और छोटे चाचा की बुद्धि ढोर चराने हल जोतने से आगे ना बढ़ी। जीवन भर यही किए। कक्का साफ कह दिए पढ़ाई पूरी होने से पहले काज अर्थात विवाह न करेंगे। बाबू का काज पहले हुआ, कक्का का बाद में। अम्मा पहले आ गई, भौजी बाद में आई। कक्का को मौन रहने का अभ्यास है। मौन में कहो 10 बजा दें। वैसे भी भौजी की मोहर लगे बिना शरण नहीं मिलेगी। पूछा, भौजी नहीं दिख रही हैं? चाय बना रही हैं। कुक मेट को नहीं बुला रहा हूँ। उन लोगों से हमको कोरोना हो गया तो कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं है। दर्शन को कक्का अकेले, कमज़ोर, सताए हुए से लगे। सुनता हूँ जिसे कोरोना होता है 4-6 महीने के लिए कमजोरी पकड़ लेती है। कल्पना नहीं थी पूरा विश्व ऐसी महामारी से जूझेगा। दर्शन की दृष्टि ठीक सामने वाली भित्ति पर है। वहाँ नवनिधि व उसके पति, नवले व उसकी पत्नी की बड़े आकार की फ्रेंड तस्वीरें लगी हैं। उसे याद है जब नवनिधि का विवाह हुआ वो 8-9 साल का बालक था। गर्मी की छुट्टियों में कक्का ओखला में थे। लड़के वाले नवनिधि को देखने आए। 25-30 साल पहले ओखला में इस तरह लड़की नहीं दिखाई जाती थी। 2-3 सयाने पुरुष लड़की देख जाते थे। लड़का अपनी समस्त सहोदरों, जीजाओं, भाभियों को बड़ी गाड़ी में भरकर नवनिधि को देखने आया। ये ओखला के लिए प्रसंग की तरह था। तमाम बच्चों के साथ वो भी उचक उचक कर खुली खिड़कियों से देख रहा था कि नवनिधि सीता माता की तरह सजकर लड़के वालों के सम्मुख प्रस्तुत हुई है। खिड़कियों से झांकते बच्चे नहीं समझ रहे थे, दरअसल भौजी के श्रेष्ठ परिवार को लज्जित कर रहे हैं। कक्का ने बार बार कहा, धूप में न घूमो, घर जाओ। नवले ने बार बार रगेदा, भागो, अपने लक्षण न दिखाओ। भौजी कड़क चमक कर बोली, हमने ओखला जैसे टंटपाली उपद्रवी बच्चे नहीं देखे। गढ़ी में आज भी बहुत कायदा चलता है।
बच्चे भाग जाते, लेकिन उन्माद में पुनः खिड़कियों पर झोंप लगा देते। बच्चे इतने उन्माद में थे कि लड़के वालों के जाते ही भीतर आंगन में घुस आए और नारे लगाने लगे, दीदी की जय, दीदी की जय। कक्का को जो भी हुआ हो, वे बड़े ट्रंक में रखी राइफल निकाल लाए। गोली विहीन राइफल चहुं ओर इस तरह घुमाने लगे मानो एक दो को स्वर्गीय बनाकर ही अमन पाएंगे। भागते हो कि चलाऊं? आतंकित बच्चे पुश्तैनी घर के बड़े आंगन में जाकर थमे। किसी ने कहा, कक्का को बरम चढ़ाए हैं, बंदूक चला रहे हैं। भौजी पुराण बताने को लालायित रहने वाली बड़ी ताई के मुख से सिसकारी निकली। गढ़ी वाली नंद किशोर को अपने पंथ पर चला रही है। सुंदर संपन्न पढ़ी लिखी दुल्हन पाए के नंद किशोर का दिमाग फेल हो गया है। भौजी 5वीं उत्तीर्ण थी। दर्शन की दृष्टि तस्वीरों पर है। बोला, कक्का दीदी जम्मू में है ना? हाँ, तुम कब से नहीं मिले? 4-6 साल हो गए। गर्मियों में आती है, कोरोना के कारण इस बार नहीं आएगी। दर्शन कुछ कहता कि देखा चाय की ट्रे लिए भौजी चली आ रही हैं। भौजी को आबाद मस्तक निहारा। पतली देह कुछ झुक गई है। अहंकार आशंका के पुट वाले पतले मुख में पराजित भाव हैं। पैर पटक कर चलने वाली चाल, जिसके लिए नई बहुओं ने मुहावरा गढ़ लिया था, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, मंद है। अम्मा कहती थी, भौजी गढ़ी में इतना माखन मलाई खाए पे देह में मांस कपास अर्थात मेद नहीं चढ़ा। इनका हाड़ा अर्थात हड्डी नहीं बढ़ता, बस वह गोड़ कुदा कुदा कर हींटना अर्थात चलना सीखी हैं। दर्शन भौजी के सम्मान में उठकर खड़ा हो गया। दर्शन खड़े क्यों हो गए? बैठो। पट्टीदारों लघुआ मजदूरों को कड़क आवाज़ में संबोधित करने वाली भौजी की आवाज़ पस्त है। दर्शन ने कोरोना का विचार करते हुए दूर से पायलागी की। सुखी रहो कहकर चाय की ट्रे मेज पर रख भौजी दूरी बनाकर बैठ गईं। एक प्याला कक्का की ओर और दूसरा उसकी ओर खिसकाया। चाय पियो। ट्रे में 2 ही प्याले थे। दर्शन झिझक गया। आप पिए, मैं पीकर। पियो, थोड़ी बची है, मेरे लिए हो जाएगी। कुक नहीं आ रही है, बुढ़ापे में खाना बनाना पड़ता है, घुटने में दर्द रहता है, रसोई में कुर्सी रख ली है, उठते बैठते किसी तरह खाना बनाती हूँ। सोचा था भौजी कड़क कर कहेंगी कोरोना फैलाने क्यों चले आए, लेकिन सहज रूप से अपना अभाव बता रही हैं। अम्मा बताती थी, भौजी हमारी जेठानी हैं, पे हमारे बाद आईं। कक्का बाद में शादी किए थे। मुड़हर अर्थात रसोई में कभू न झांकती रहीं। शामिल अर्थात संयुक्त परिवार में हम दिन भर खाना बनाते रहे। पहले मनसेरुओं के लिए पातर चाउर बनता अर्थात पुरुषों के लिए पतला चावल बनता, फिर मेहरियों के लिए मोट चाउर बनता। भौजी कहती, गढ़ी में ऐसा चाउर लघुआ खाते हैं, ऐसे साग जैसे घर में पशु बांधे जाते हैं। आजी जो दर्शन की वृद्ध विधवा दादी थीं, जब तक जिंदा रहीं भौजी को मूड पर बैठाए रहीं। भौजी के बाप खासा चंट रहे। देवारी अर्थात दीपावली में मोटर में चढ़कर आजी को धोतिया साड़ी और 1100 रुपया देने आते। आजी उतान हो जाती अर्थात आजी इतरा जाती। कहती, अपना के बिटिया को यहाँ बहुत कष्ट है अर्थात आपकी बिटिया को यहाँ बहुत कष्ट है। नंद किशोर की नौकरी लग जाए तो नीक होए। बाप बोले, 3 बेटों पर पीठ पोंछनी अकेली बिटिया है, गढ़ी में एक सीख ना उठाई, मैं नौकरी के प्रबंध में लगा हूँ। परीक्षा देने भर की देर रही, कक्का हाकिम अफसर बन गए। भौजी उनके साथ इलाका घूमती हैं, मजलखा अर्थात मज़ा मारती हैं। ओखला में अलग मकान बनवा ली हैं। जब आती हैं गोड़ पसार कर रहती हैं। चाय पियो बेटा, भौजी ने प्याले की ओर संकेत किया। भौजी ने बेटा संबोधन तो नवनिधि और नवलय के लिए नामांकित कर रखा है, बेटा किसी को नहीं कहती थी। कुटुंब के अधिकांश बच्चों के आड़े तिरछे नाम रख दिए थे। दर्शन का सबसे छोटा भाई चंपक भौजी का हुक्म नहीं मानता था। भौजी उसे बांकड़ा कहती। भौजी को गुलामी कराना आता था। ओखला आती तो साथ लाए कलाकंद का एक एक पीस सभी बच्चों की हथेली पर रखती। ओखला से जाती तो 5-5 रुपया पकड़ा जाती। चंपक के अलावा सभी बच्चे गुलामी करने को तत्पर रहते। दर्शन चाय पीने लगा। आती हूँ कहकर भौजी सोफे का हत्था पकड़ कर उठी और रसोई में चली गईं। पोहा बनाकर जल्दी लौटी।
एक प्लेट दर्शन के सामने रखी, दूसरी कक्का के सामने, तीसरी अपने सामने। लॉकडाउन कब ख़त्म होगा दर्शन? मैं तो बात करना भूलती जा रही हूँ। बाहर कोई नहीं दिखता कि दो बात कर लूँ। लोग बालकनी में आने से डरते हैं। तुम आए तो अच्छा लग रहा है। आपके दर्शन करने चला आया बहूजी। चंपक का फिर कुछ पता नहीं चला ना? बाकड़ा को आज चंपक कह रही हैं। अब क्या चलेगा? दर्शन के बाबू को पुश्तैनी मकान का पीछे वाला हिस्सा मिला था। उस हिस्से तक पहुंचने के लिए भौजी के घर और पुश्तैनी घर के मध्य छूट गई अंतरी से होकर जाना पड़ता है। दर्शन की इकलौती सबसे छोटी बहन रामा के विवाह में बमीठा, जहाँ पर भौजी की पोस्टिंग थी, से कक्का और भौजी अपनी कार से आए थे। बाबू ने अर्ज की थी, भौजी बारात अंतरी से होकर पछीती में जाए ये शोभा न देगा, तुम्हारे चौगान में द्वारचार हो जाए तो। भौजी ने ऐतराज़ में तर्जनी तान ली थी, हमको रेल पेल पसंद नहीं। पछीती की जगह समतल करवा कर व्यवस्था बनाई गई थी। रोष था या अहंकार भंग करना था? रामा की विदाई होते ही चंपक दीवानों की भांति इधर उधर पड़े पत्थर ईंटों को एकत्र कर चौगान में खड़ी भौजी की कार में पूरी ताकत से फेंकने लगा। कोहराम मचा, लेकिन पत्थरों के भय से कोई उसके समीप न गया। अंतापुर में विश्राम कर रही भौजी जब तक चौगान में आती, अंतिम पत्थर फेंक कर चंपक चंपत हो गया था, जो कि आज तक नहीं लौटा। खबरें ओखला पहुंचती रहीं। चंपक साधु का बाना पहन भ्रमण करता भागता है, किसी रूपसी युवती के साथ हरिद्वार में रहता है, केदारनाथ की बाढ़ में बह गया। क्षतिग्रस्त कार के संताप में लिप्त भौजी ने बारंबार कहा, गाड़ी भर बच्चे पैदा करेंगे तो यही होगा, कोई डाकू बनेगा, कोई साधु। भौजी कह रही हैं, दर्शन खाओ, पोहा ठंडा हो रहा है। भौजी की आतंकी उपस्थिति में न मुंह भली भांति चल रहा है न हाथ। दर्शन ने 4-6 दाने मुंह में डाले। पोहा अच्छा बना है कहने के साथ ही दर्शन को लगा जवाब में भौजी कहेंगी, हम सब दिन अच्छा खाए हैं, घड़ी के भोजन का स्वाद आज भी ताकत देता है। बोली, अब इस उम्र में क्या अच्छा बना पाऊंगी, थक जाती हूँ। भौजी ने आग्रह कर कभी किसी को नहीं खिलाया। 4 धाम यात्रा के उपलक्ष्य में कक्का ने ओखला में हवन कराया था। पट्टीदार भोज में आमंत्रित थे। 10-12 साल के चंपक ने लोभवश थाली भर परसवा लिया था, लेकिन खा नहीं सका। भौजी, बचे खाने को गाय की नाद में डाल देता हूँ। भौजी ने ऐतराज में तर्जनी तान ली, यह प्रसाद है, तुम्हारी महतारी खाएगी। एक ओर रखवा ली गई थाली में मक्खी ततैया बैठती नहीं। अंत में कुटुंब की स्त्रियां खाने बैठीं। भौजी ने वो थाली अम्मा के सामने रख दी। पूत छोड़ा है, महतारी खाए। तुम लोग अन्न का निरादर करते हो, इसीलिए बरकत नहीं होती। नवले के पापा से हमारी चोरी छिपे उधारी मांगते हो। बड़ी ताई ने विरोध किया, माछी भिनभिनाती हैं, पशु को खवा दो। सुबह से कढ़ा में पूरियां सिरा रही अम्मा की भारी हो रही आंखें इस क्रूरता पर भर आई थीं। हमको भूख नहीं है कहकर थाली सरका कर अपने घर चली गई। भौजी ने उग्रता न छोड़ी। इटमा वाली अर्थात अम्मा बड़ा तेख अर्थात तंज दिखाती हैं। हम बेजा नहीं कहे, यही कहे ना, अन्न का निरादर न करो। संपत्ति और प्रगति का दम्भ दिखाने वाली उग्र भौजी पोहा खाने का आग्रह कर रही हैं। लगता है बेहतर सोचने लगी हैं, बदले हुए भाव में हैं। जरबा के कांटों की सख्ती और नुकीलापन लुप्त हो गया जान पड़ता है। दर्शन चरण की मंशा लेकर आया है, लेकिन मंशा बताने का साहस नहीं कर पा रहा है। यही कहा, भौजी दीदी कब से नहीं आई? पिछले साल आई थी, गर्मियों में आती हैं। साल में एक बार हम लोग जम्मू हो आते हैं। भैया कब से नहीं आए? भौजी चुप रहीं। स्पष्टीकरण का दायित्व तो कक्का पर। 3 साल से। उसे भारत का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विदेशी हो गया है। दर्शन जानता है नवले रातों रात विदेशी नहीं हुआ है। भौजी का अतिरिक्त समर्थन पाकर बचपन से उनके व्यवहार का अनुसरण करने लगा था। उनकी तरह तर्क करने का शौकीन हो गया। किसी की सलाह न मान उनकी तरह निर्णायक बात करने लगा। दूसरों की आधी अधूरी बात सुन उनकी तरह उत्तेजित हो राय देने लगा। कुटुंब के बच्चे उसकी दृष्टि में चचेरे भाई बहन नहीं, गुलाम थे। ओखला में कोई लड़का डेनिम पहन ले तो उसे लगता नवले बन रहा है। लड़की झालरदार गाउन पहन ले तो लगता कि नवनिधि बन रही है। भौजी की मान्यता में गढ़ी से बढ़ा कोई साम्राज्य नहीं था।
नवनिधि और नवलय से अधिक कोई होनहार नहीं था। इनके सारे पदार्थ श्रेष्ठ और बाकी के काम चलाओ। ये कामयाब, बाकी सब लूज़र। ये परिपूर्ण, बाकी सब अधूरे। दर्शन ने कक्का को देखा, शिथिल लग रहे हैं। भौजी को देखा, प्यादा लग रही हैं। भैया कितने ही विदेशी हो जाएं कक्का, पर अपना देश अपना होता है। ठीक कहते हो। कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों को बहुत नुकसान किया, पर संदेश दे दिया हमें अपनों की कितनी ज़रूरत है। एकांत और अकेलेपन में समय बिताते हुए मुझे लगने लगा है मानसिक अस्थिरता आती जा रही है। ना टहलने जाता हूँ, ना हाट बाजार। तुम्हारा कैसा चल रहा है दर्शन? रूबरू होकर बताने आया है कि ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन साहस नहीं होता। हाथों की उंगलियों को परस्पर उलझाते हुए कहने लगा, मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है। सोचता हूँ ओखला चला जाऊँ। काका ने उसे अचंभे से देखा। तुमने आज का अखबार नहीं देखा? वहाँ एक दिन में 10 से अधिक संक्रमित मिले हैं। ओखला को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सीमा पर पुलिस तैनात है। कैसे जाओगे? वेतन मिल नहीं रहा है। बहूजी बीच में बोल पड़ी, कोरोना ने सर्वनाश कर डाला है। कहते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी मेड को नहीं बुलाना चाहिए। घर में इतना काम होता है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। पृथक व्यवहार वाली भौजी वैसी नहीं लग रही हैं जिन्हें देखते ही जरबा की आकृति नजर आने लगती है। भौजी आपकी उम्र आराम करने की है। कक्का मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बताएंगे। कक्का ने सेंटर टेबल पर पड़े अखबार में दर्शन का मोबाइल नंबर लिख लिया। दर्शन कहना चाहता है, भौजी शरण दे दो, सितारा घर संभाल लेगी। कक्का कहना चाहते हैं, जब तक मेड और कुक नहीं आते दर्शन और सितारा से मदद ली जा सकती है। भौजी के सम्मुख प्रस्ताव रखने का हौसला दोनों में नहीं है। जरबा से उलझने पर वस्त्र और त्वचा को क्षति पहुंचती है। दर्शन चलने को उद्यत हो गया। चलता हूँ भौजी, 10 के पहले घर पहुँच जाऊँ। दोनों में हौसला नहीं है, पर भौजी में है। सदा ही स्वशासी जीव की भांति रही हैं। लहजे में उपकार या दबाव नहीं, आग्रह है। दर्शन यहाँ आ जाओ, ऊपर के कमरे कब से खाली पड़े हैं। मैं घरेलू काम करते करते बीमार हो जाऊंगी। दर्शन लगभग बरगला गया। क्या बहूजी को बोध हो गया है? अपनी कैद बुन रही थीं, अपने चौगिर्द निर्वात की रचना कर रही थीं। जीवन कितना ही मधुमेह हो, अभावों से मुक्त नहीं होता। आवेदक की तरह आया है, भौजी सहायक बना लेने को उतारू हैं। अवलंबन मांगने आया है, भौजी उसमें अवलंबन ढूंढ रही हैं। जी, दिक्कत है कोई? हाँ नहीं। कक्का दर्शन के संशय और असहजता को समझ गए। त्वरा से बोले, परिवार को लेकर आ जाओ दर्शन। अकेले रहते हुए नेगेटिविटी बढ़ रही है। पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। किसी दिन कुछ हो गया तो अनाथ की तरह। कोरोना के कारण शव का अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं हो रहा है। ताज्जुब या प्रहार करने के भाव में फैल जाने वाली भौजी की आंखें कक्का के कथन पर झपक गईं। आजकल अशुभ ही बोलते हो दर्शन, आ जाओ वरना ये अशुभ ही बोलेंगे। तात्पर्य साफ है, ये लोग एक तरह के संशय, भय, नकारात्मकता और विवशता में जी रहे हैं। बहूजी आपने मेरी परेशानी समझी, मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ। आ जाता हूँ, स्थिति ठीक होते मकान ढूंढ लूँगा। नवले आता नहीं है, जब आता है 2-4 दिन में ऊब जाता है। नवनिधि साल में 10-15 दिन के लिए आती है। तुम जब तक रहना चाहो रहो, मकान क्यों ढूंढोगे? कल सुबह सबको ले आता हूँ। दर्शन उठ गया। उसे बाहर तक छोड़ने आए कक्का सफाई सी देने लगे। बेटा, तुम्हारी भौजी का जो भी व्यवहार रहा हो, पर आजकल इस तरह बात करती हैं जैसे चारों ओर से बेसहारा हो गई हैं। पैसे की कमी नहीं है, ताकत की कमी है। भूख लगती है तब पैसे का ध्यान नहीं आता, लगता है कोई 2 रोटी बनाकर परस दे। इतनी धन संपदा है, पर कभी खिचड़ी कभी दलिया खाकर दिन गुजार रहे हैं। नवले को पता नहीं इस धन संपदा की ज़रूरत है या नहीं है। पता नहीं हमारे बाद घर द्वार का क्या करेगा। तुम्हें जगह की ज़रूरत है, हमें उस एहसास की, जब लगे कि कोई आसपास है, कोई अपना भरोसेमंद। दर्शन कक्का के पके मुंह की बनती बिगड़ती रेखाओं को देख रहा है। इतना मौन रहते थे, आज पता चला बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। कल आता हूँ कक्का। दर्शन दूर से पायलागी कर चल दिया। साइकिल मानो हवा में उड़ रही है। सितारा को बताना है,
जरबा के कांटे घिस गए हैं, न कपड़े फटेंगे न चमड़ी। जीवन के कटु यथार्थ को बयां करती हुई ये कहानी लिखी थी वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनीन्द्र जी ने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।